अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना असम्बली और सेक्रेटरीट की नई तामीरात में मुंतकिली के तनाज़ात के चलते रियासती सेक्रेटरीट को मौजूदा मुकाम से हटा देने के फैसले के तहत आज से वहां के तमाम दफातर को टैंक बॉन्ड के बल्दिया के पास वाक़े BRK भवन में मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। अब देखना है कि सारे मुल्क के इंतशार वाले माहौल में रियासत में ये इंतशार कैसे काबू में लाया जाता है। शहर हैदराबाद के नाचारम पुलिस हुदूद में वाक़े मल्लापुर के एक इलाके में महकमा पुलिस के लोगों ने टैंकर से पेट्रोल चोरी करके फरोख्त करने वाले 2 अशखास 50 साल M गणेश और 42 साल G नारायण पर हाथ डालने में कामयाब हो गया है। बतलाया गया है कि ये दोनों अरसे दराज से इस कारोबार में मुलविस रहे हैं और अब जाके पुलिस के हाथ लगे। मजीद तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस के अहदेदारों ने गोलकुंडा के मुतअद्दिद इलाकों में आज कार्डन सर्च अचानक अंजाम दिया। महकमे पुलिस के कसीर स्टाफ ने करीब 300 घरों की तलाशियां ली और 250 लोगों की चेकिंग करते हुए गैर मुकम्मल पेपर्स की करीब 21 गाड़ियां जब्त की और 5 मुश्तबा अशखास को भी हिरासत में लिया। वाज़ेह रहे कि रियासत की आज़ादी तकारीब कल गोलकुंडा किले में मनाई जाने वाली हैं और आवाम की चहीती हुकूमत के महकमे पुलिस ने हुकूमत के हिफाजती इक़दामात के लिए ये कॉर्डन सर्च किया है। नमस्कार। 73rd इंडिपेंडेंट सेलिब्रेशन के लिए गोलकुंडा फोर्ट में ऑल सिक्योरिटी एंगल बंदोबस्त कर रहे हैं। उसमें आज कार्डन सर्च किया। एक कार्डन सर्च में टोटल 200 पुलिस पार्टिसिपेट किया। उसमें एक ACP, 8 इंस्पेक्टर्स, 20 SIs, 130 अदर स्टाफ। 250 घर चेक किए, 300 आर्मी की चेक किए, 21 टू व्हीलर्स को सीज किया, 5 आदमी की गिरफ्तार किया, उसको इंक्वायरी करके छोड़ दिया। थैंक यू। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद की मलकाजगिरी CCS के लोगों ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एकदम खूबसूरत खवातीन की तरह नजर आने वाले 3 हिजड़ों को गिरफ्तार करते हुए बतलाया कि उन्होंने
एक मुकामी खानदान को पूजा के बहाने 50,000 की रकम का चूना लगा दिया है। एडिशनल डीसीपी क्राइम्स शेख सलीमा ने बतलाया कि इससे कबल भी इस टीम के हिजड़ों ने ऐसे कई सफेद पोश जराइम किए हैं। సిల్వర్ ఓక్ బంగ్లాస్ చర్లపల్లి అనే ఏరియాలో మా శ్రీమతి మీనాక్షి అని 35 ఇయర్స్ కంప్లైంట్ మా రోజు వరలక్ష్మి శ్రావణ శుక్రవారం కాబట్టి వరలక్ష్మి వ్రతానికని దేవుని పూజలో ఒక 50,000 పెట్టుకొని పూజ చేసుకొని ఉంది. ఆ టైంలో ఒక ఆటో ఆగింది ఇంటి ముందు. అందులోంచి ఒక ఇద్దరు ట్రాన్స్జెండర్ లాగా వచ్చి మేము ఈరోజు పూజ కాబట్టి మాకేమైనా ఇస్తారని అడిగితే ఆమెకు 100 రూపాయలు చేతిలో పెట్టింది. 100 రూపాయలని ఇస్తావక్క, ఇంకేమి ఇవ్వవా, మీకు దేవుడు కలగజేసా అని చెప్పి ఆమెను కొంచెం మాటల్లో దించి డైవర్ట్ చేసి ఆ మాటల్లో ఉండగా ఆ దేవుడి పూజలో ఆమె 50,000 పెట్టింది. ఆ డబ్బులు తీసుకొని అక్కడ నుంచి ఒక 5 నిమిషాల్లోనే వాడు అంటే ఆమె షాక్లో ఉండి గుర్తించలేకపోయింది. తర్వాత స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. ఈ కంప్లైంట్ని బట్టి మేము ప్లస్ కుషాయిగూడ పోలీసు మేము ఇద్దరం కలిసి ఈరోజు మార్నింగ్ మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మేము వీళ్ళని బోడుప్పల్లో అప్రహెండ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో దూరపాటి యాదయ్య, సాదుల ఆంజనేయులు మరియు కల్లెం బాబయ్య. ఈ కల్లెం బాబయ్య అనేవాడు ఆటో డ్రైవరు. వీళ్ళంతా కూడా సేమ్ ఫ్యామిలీ. ఈ బాబయ్య అక్కలిద్దరిని కూడా ఈ యాదయ్య మరియు ఆంజనేయులు అనే ఇద్దరు కూడా ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ ఎవరైతే యాక్ట్ చేశారో వాళ్ళు వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. సో వీళ్ళందరూ కలిసి ట్రాన్స్జెండర్ లాగా చీరలు కట్టుకొని ఫంక్షన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే వెళ్ళి డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటారు మనుషుల్ని. ఆల్రెడీ వీళ్ళ మీద ప్రీవియస్గా కూడా 2017లో ఒక అఫెన్స్ కీసర లిమిట్స్లో రిపోర్ట్ అయింది. మళ్ళీ సేమ్ ఈసారి కూడా అదే ఏరియాలో మళ్ళీ వీళ్ళ చర్లపల్లి ఏరియాలో కేసు జరగడం, కుషాయిగూడ లిమిట్స్లో మళ్ళీ వీళ్ళకి ఇంకొక అఫెన్స్ చేయడం జరిగింది. సో వీళ్ళు చేసిన విధానం కూడా ఎలా ఉందంటే వీళ్ళు ఆటో తీసుకుని వెళ్ళేటప్పుడు ముందుగా దాని మీద ఎటువంటి పేర్లు ఏమీ లేవు, జస్ట్ ఇలా నార్మల్గా ఉంది ఆటో. మాకు సీసీ ఫుటేజ్ దొరికింది. ఈ కేసుని డిటెక్ట్ చేయడం కూడా సీసీటీవీ ఎవిడెన్స్ మీద మేము డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ లైట్ ఒకటి, హెడ్ లైట్ ఒకటి, స్టార్ గుర్తు ఒకటి ఉంది. అలానే ఈ నెంబర్ కూడా పక్కనున్న వేరే ఆటో వాడిది ఆటో షాప్ కాడ పెట్టుకున్నారు. ఇది యాక్చువల్లీ ఈ బండి నెంబర్ కాదు. ప్లస్ దీనికి ఒక లైట్ కొత్తది ఉంది, అలానే ఒక లైటు కొంచెం ఓల్డ్ మోడల్ ఉందన్నమాట. తర్వాత దీన్ని వీళ్ళు అఫెన్స్ చేసిన నెక్స్ట్ ఒక 2-3 అవర్స్లో ఈ లైట్ ఉన్న చోట ఇది, ప్లస్ పైన డాన్సీన్ అని, వెనక ఈ కొమ్మరవల్లి మల్లన్న స్వామి అని చెప్పేసి ఇది, ప్లస్ ఈ నెంబర్ కూడా తీసేశారు. ప్లస్ ఈ లైట్స్ బట్టి కొన్ని మేము మా పోలీసు విధానంలో మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ మార్నింగ్ దొరకడం జరిగింది. సో వీళ్ళ ఇంట్ల దగ్గరే పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ అఫెన్స్కి వాడినటువంటి ఆటోని ప్లస్ వాళ్ళు ఈ పూజలో 42,000 తీసుకున్నారు. తొందరలో 50,000 పెట్టారు ఆవిడ పూజలో, కానీ 8,000 అక్కడే వదిలేశారు. సో ఆ 42,000 కూడా నగదుతో పాటు మేము వీళ్ళని అప్రహెండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆపరేషన్లో మాకు మా సిసిఎస్ ఇన్స్పెక్టర్స్ లింగయ్య గారు, జగన్నాథ్ రెడ్డి గారు, మక్బూల్ జానీ గారు, అలానే కుషాయిగూడ డిఏ భాస్కర్ గారు, ప్లస్ మా సిసిఎస్ ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు గారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎస్ఐ గారు, బాల్ సింగ్ హెచ్సి, శశికిరణ్, నరసింహులు మరియు మహేష్ వీళ్ళందరూ కూడా అటెన్షన్ డైవర్షన్ కేసు అండి, దొంగతనం అంటే వాళ్ళ మాటలు దించి చేశారు. కాబట్టి మేము చెప్పేది ఏంటంటే మీరు అవుట్స్కర్ట్ డిమాండ్ చేసినప్పుడు మీరు ఎవరిని పడితే వాళ్ళ ఇళ్లలోకి రానియొద్దు. సీసీ కెమెరాస్ ఉండటం వల్ల ఇది తొందరగా డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి వీళ్ళందరూ సీసీ ఫుటేజ్ పెట్టుకోవటం, సీసీ కెమెరాస్ ఇళ్లలో పెట్టుకోవడం మంచిది. అలానే అనుమానిత వ్యక్తులను కానీ తెలియని వ్యక్తులను కానీ ఇళ్లలోకి, అది ట్రాన్స్జెండర్లు కావచ్చు ఎవరైనా సరే, ఎంటర్టైన్ చేయదు ఇంట్లో తీసుకురావడానికి. ఇంట్లోకి వాళ్ళ మీద ఏదో పుణ్యం వస్తుందని చేస్తే 50,000 పోయాయి. కాబట్టి ఒకవేళ ఆ పరిస్థితిలో ఇంకా ఆమె రెసిస్ట్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు ఇంకేమైనా చేసి ఉండొచ్చేమో. కాబట్టి అనుమానాస్పదంగా ఉండే వాళ్ళని కానీ తెలియని వాళ్ళని కానీ, అది ట్రాన్స్జెండర్స్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే, ఇళ్లలోకి రానివ్వకండి. भारत के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में हैरत अंगेज तरीके से अक्सरियत हासिल करने वाली बीजेपी पार्टी के पीएम मोदी ने अपनी पहली मियाद में काले धन के बहाने नोटबंदी और जीएसटी लाकर मुल्क को हैरानजदा कर दिया था और कहीं से भी ब्लैक मनी नहीं निकाल पाए थे, ये भी मुल्क ने देखा। और अपनी दूसरी मियाद में आते ही आर्टिकल 370 को हटाकर साथ ही एक मुल्क एक कानून के नुमाइशी नारे के साथ मुल्क की अक़लियतों को ज़बरदस्त दबाकर अब वो बयान दे रहे हैं कि सूरजदा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के बहुत सारे फैसले इन्होंने कौमियत के नाम पर लिए हैं। वाज़ेह रहे कि इनकी हुकूमत की साबिक़ा में राफेल डील अजीब व गरीब अंदाज में गुजरात के मशहूर सनअतकार अंबानी के ज़रिए की गई थी और अब शायद जम्मू कश्मीर के सारे मामलात भी अंबानी के ही निपटाए जाने के इम्कानात रोशन हो गए हैं।
वैसे इन हालात में सारा मुल्क भारत की माशी दर को एकदम भूल गया है तो राफेल डील को क्या याद रखता। रियासत केरला में हालिया दिनों में तूफान ज़्यादा हालात का सामना होने के बाद अब दोबारा भारी बारिश की रेशा दुआनियाँ शुरू हो गई हैं और कई अजला इसकी लपेट में आ जाने की खबरें भी समाज में फैल गई हैं। अमलापुरम के नीलमबूर में वाक़े सैकड़ों घरों में तूफान का पानी घरों में घुस पड़ा और वहां पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश भी जारी है। राहत बचाव की टीमें हरकत में हैं, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ की कैफियत में कोई नुमायां तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है और तबाहियां जारी हैं और NDRF की टीमें बराबर लोगों की मदद से जुड़ी हुई हैं। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क के जांबाज माने जाने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र देने का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे कि इन्होंने बालापुर एयर स्ट्राइक के मौके पर अपने MiG-21 तैयारे से पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया था और फिर ना जाने क्या हुआ कि खुद भी अपने तैयारे से इजेक्ट होकर पाकिस्तानी इलाके में जा गिरे थे और बाद में बड़ी पंचायतों के बाद उन्हें भारत वापस लाया गया था। चंद्रमा मिशन के तहत भारत का दूसरा चंद्रयान-2 आज ज़मीनी मदार से निकलकर बखैर खूबी चांद की मदार में दाखिल हो जाने की इत्तला दी गई है। 7 सितंबर की तारीख में इसके चांद पर उतरने की पेश क़यासी भी इस मौके पर की गई है। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. हमारे मुल्क भारत की आज़ादी की 73वीं सालगिरह 15 अगस्त यानी कल बरोज़ जुमेरात सारे भारत में मनाई जाएगी। लिहाजा हमेशा की तरह भारत के मौजूदा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज शाम सारे मुल्क को मुखातिब करेंगे और इसका रास्त नशिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल से जारी किया जाएगा। बाद में इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी पेश किया जाने वाला है। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 73वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। यह स्वाधीनता दिवस भारत माता की सभी संतानों के लिए बेहद खुशी का दिन है, चाहे वे देश में हों या विदेश में। आज के दिन हम सभी को देश प्रेम की भावना का और भी गहरा अनुभव होता है। इस अवसर पर हम अपने उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष, त्याग और बलिदान के महान आदर्श प्रस्तुत किए। स्वाधीन देश के रूप में 72 वर्षों की हमारी यह यात्रा आज एक खास मुकाम पर आ पहुंची है। कुछ ही सप्ताह बाद 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे। गांधी जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। वे समाज को हर प्रकार के अन्याय से मुक्त कराने के प्रयासों में हमारे मार्गदर्शक भी थे। गांधी जी का मार्गदर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमारी आज की गंभीर चुनौतियों का अनुमान पहले ही कर लिया था। गांधी जी मानते थे कि हमें प्रकृति के संसाधनों का उपयोग विवेक के साथ
करना चाहिए ताकि विकास और प्रकृति का संतुलन हमेशा बना रहे। उन्होंने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पर जोर दिया और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने की शिक्षा भी दी। वर्तमान में चल रहे हमारे अनेक प्रयास गांधी जी के विचारों को ही यथार्थ रूप देते हैं। अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे देशवासियों का जीवन बेहतर बनाया जा रहा है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने पर विशेष जोर देना भी गांधी जी की सोच के अनुरूप है। 2019 का यह साल गुरु नानक देव जी का 550वां जयंती वर्ष भी है। वे भारत के सबसे महान संतों में से एक हैं। मानवता पर उनका प्रभाव बहुत ही व्यापक है। सिख पंथ के संस्थापक के रूप में लोगों के हृदय में उनके लिए जो आदर का भाव है वह केवल हमारे सिख भाई बहनों तक ही सीमित नहीं है। भारत और पूरी दुनिया में रहने वाले करोड़ों श्रद्धालु उन पर गहरी आस्था रखते हैं। गुरु नानक देव जी के सभी अनुयायियों को मैं इस पावन जयंती वर्ष के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्यारे देशवासियों, जिस महान पीढ़ी के लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, उनके लिए स्वाधीनता केवल राजनीतिक सत्ता को हासिल करने तक सीमित नहीं थी। उनका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और समाज की व्यवस्था को बेहतर बनाना भी था। इस संदर्भ में मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हाल ही में किए गए बदलावों से वहाँ के निवासी बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। वे भी अब उन सभी अधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे जो देश के दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मिलती है। वे भी अब समानता को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील कानूनों और प्रावधानों का उपयोग कर सकेंगे। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। सूचना का अधिकार मिल जाने से अब वहाँ के लोग जनहित से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पारंपरिक रूप से वंचित रहे वर्गों के लोगों को शिक्षा व नौकरी में आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी और 3 तलाक जैसे अभिशाप के समाप्त हो जाने से वहाँ की हमारी बेटियों को भी न्याय मिलेगा तथा उन्हें भय मुक्त जीवन जीने का अवसर मिलेगा। इसी वर्ष गर्मियों में आप सभी देशवासियों ने 17वें आम चुनाव में भाग लेकर विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संपन्न किया है। इस उपलब्धि के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं। वे बड़ी संख्या में बहुत उत्साह के साथ मतदान केंद्रों तक पहुँचे। उन्होंने न केवल अपने मताधिकार का प्रयोग किया बल्कि निर्वाचन से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। हर आम चुनाव में हमारी विकास यात्रा के एक नए अध्याय का शुभारंभ होता है। इन चुनावों के माध्यम से हमारे देशवासी अपनी आशाओं और विश्वास को नई अभिव्यक्ति देते हैं। इस राष्ट्रीय अभिव्यक्ति की शुरुआत आज़ादी के उस जज्बे के साथ हुई थी जिसका अनुभव 15 अगस्त 1947 के दिन सभी देशवासियों ने किया था। अब यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने गौरवशाली देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उसी जोश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। टीआरएस के कारगुज़ार सदर KT रामाराव के तस्वीर डाल दिए। इस एहतजाजी मुहिम की क़यादत
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शोबे अखिलत के सदर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने की। उन्होंने कहा कि शहर में सड़कों की खस्ता हालत और नालों की गंदगी के लिए बाप बेटे जिम्मेदार हैं। केटी रामाराव तो दिसंबर 2018 तक 5 साल रियासत के वजीर बल्दी नज़्म नस्क भी रह चुके हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहे। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि शहर में सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और बल्दिया में टीआरएस के बरसदार आने के बाद शहर में अब तक 8,783 ट्रैफिक हादसा में 1,155 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने बताया कि इस साल जून तक 1,258 हादसा सड़क की बदतर हालत की वजह से हुए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने इतराफ किया है कि मानसून के दौरान 4,000 खड्डे पड़े हुए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन, अखिलती शोबे हैदराबाद के सदर समीर वलीउल्लाह, साजिद शरीफ और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। गोशामहल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने सीनियर सिटीजन हेल्थ कैंप का विक्ट्री प्लेग्राउंड पर इफ्तिताह किया। कारपोरेटर ममता और दीगर बीजेपी कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। बरकत से एक शादीशुदा खातून गुज़िश्ता 3 दिन से लापता है। पुलिस में शौहर शेख अब्दुल हमीद की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक 33 साल तस्लीम बेगम 10 अगस्त को सहपहर दवाखाने को जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो 11 अगस्त तक वापस नहीं हुई। चुनाचे उन्होंने पुलिस चंद्रानगुट्टे पहुंचकर एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। 10 तारीख के दिन 3:15 बजे घर से निकले, सौदा लाते अगर तुम गए नो, उसके बाद वापस नहीं आए। उसके बाद मैं सब रिश्तेदारों में फ़ोन करके मालूम नहीं हुआ बल्कि यहाँ पे आके चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें हम। वहाँ पे कार्रवाई चल रही है हमारी। हमारी बीवी का नाम तस्लीम बेगम है, मैं शेख अब्दुल हमीद हूँ। मालूम हुआ कि हमारी बीवी है यहाँ पर, तो चल कॉन्टैक्ट करो मेरे फ़ोन पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। मेरा फ़ोन नंबर ये है 9985281942। आपको करें बहुत शुक्रिया होगा आपका। మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ప్రాంతంలో ఒక సమాచారము, ఒక వ్యక్తి, ఇద్దరు వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంలో గుడికా దవాఖానా దగ్గర బ్యాగులు వేసుకొని తిరుగుతున్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే వెంబడే ఎస్ఐ గోకరే, క్రైమ్ స్టాఫ్ అండ్ బీసీ స్టాఫ్కు అలర్ట్ చేసి పంపడం జరిగింది. అక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులను అదుపులో తీసుకొని విచారించగా వాళ్ళ పేర్లు అబ్దుల్ సోయల్ ఖాన్, షేక్ బషీర్. అబ్దుల్ సోయల్ ఖాన్ ఏసీ మెకానిక్, సోయల్ ఖాన్ వచ్చేసి ఎంబ్రాయిడింగ్ వర్క్ చేస్తారు. వీళ్ళను అదుపులో తీసుకొని విచారించగా వాళ్ళ దగ్గర 5 కత్తులు దొరికినాయి. దాంట్లో 3 జంబ్యాలు, 2 స్వాడ్స్ ఉన్నాయి. విచారించగా వీళ్ళు గుల్బర్గా వెళ్ళి అక్కడ కొనుక్కొని ఇక్కడ అమ్మడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఈ అమ్మే భాగంలోనే పోలీసుకు దొరికారు. ఇమీడియట్గా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి రిమైండ్ చేసి జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి తరలించడం అయినది. సార్ టోటల్గా ఎంతమంది సార్? 2. గతంలో కూడా వాళ్ళు ఇలాంటి నేరాలకు ఏమైనా పాల్పడ్డారు? మేము ఇంట్రాగేషన్ చేసినాము, ఇదే ఫస్ట్ టైం అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ కూడా కస్టడీలో తీసుకొని విచారిస్తాం. మాకు అందిన సమాచారం మేరకు దాదాపు 15 నుంచి 18 మంది దాకా గొడవలో ఉన్నట్టు సమాచారం. దానిపైన మీ స్పందన? అదే మేము రిమైండ్ చేసినాము, టైం అయిపోతుందని. మళ్ళీ పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని విచారణ కొనసాగుతుంది, విచారణ చేస్తాం.
राजस्थान के अलवार की सेशन कोर्ट ने 2 साल कबल जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक 55 साल शख्स पहलू खां को मॉब लिंचिंग के जरिए मौत की घाट उतार देने वाले तमाम 6 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। इन तमाम मुलजिमीन को सेलफोन कैमरे में कैद तस्वीर के जरिए पकड़ा गया था, लेकिन अलवार की अदालत ने कहा कि वीडियो काबिल कबूल सबूत नहीं होते। अदालत ने कहा कि पहलू खां की मौत के बारे में 2 मुतजाद बातें भी उभर कर आई हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जख्मों को मौत का जिम्मेदार बताया गया, जबकि सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पहलू खां के घर पर हमले को उनकी मौत का नतीजा करार दिया। उस शख्स ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो अदालत में बयान भी नहीं दे पाया और अदालत को वीडियो नाकाबिल कबूल है। पहलू खां का जो कि डेयरी के कारोबार से वाबस्ता थे, जयपुर में मवेशियों के बाजार से जानवर खरीद कर हरियाणा में अपने गांव वापस हो रहे थे कि 1 अप्रैल 2017 को लारी से उतार कर गौरक्षकों के हुजूम ने मारपीट की थी। पहलू खां की 4 अप्रैल को दवाखाने में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस और तहकीकाती एजेंसियां इस संगीन केस की ना तो ढंग से तहकीकात करें और न इस्तेखासा ने अदालत को मुदल्लिल दलाइल पेश किए। महलूकिन के अरकान खानदान ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी की शदीद मुखालिफत की। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि मोदी जी 80 लाख लोगों को बंद करके ये फैसला किया है। कश्मीरियों को इंटरनेट और फ़ोन की भी सहूलत नहीं है, जबकि हिंदुस्तान बर्र-ए-सग़ीर में जमहूरियत का अलमबरदार मुल्क है, लेकिन बीजेपी हुकूमत जमहूरियत का मजाक उड़ा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन्हें यकीन है कि एक दिन गॉडसे की औलादें इन्हें भी गोली मार देंगे, क्योंकि बाबाए कौम गांधी जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ बुलंद कर रहा है इसे मुल्क दुश्मन या देशद्रोही कहा जा रहा है। इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। आप फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 और 21 को नहीं छीन सकते, आप नहीं छीन सकते। ये सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भूल चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन है मगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ही मानना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ को मानना पड़ेगा, मगर ये सरकार जो है रूल बाय लॉ कर रही है। हाँ हाँ, नहीं आरोप लगना नई बात नहीं है, वो लगता है। नहीं, नई बात तो नहीं है ना। देखिए, मुझे यकीन है कि एक दिन मुझे कोई गोली भी मार देगा। मुझे यकीन है कि गोडसे की जो औलाद है वो मुझे ऐसा कर सकते हैं। हमारे मुल्क में है अभी भी गोडसे की औलाद है। जिस तरह अगर महात्मा गांधी को गोली मारी तो ओवैसी का क्या है भाई? इल्ज़ाम तो मेरे जब तक मैं जिंदा रहूंगा लगता रहेगा। मैं अपनी बात क्या कह रहा हूं, मैं कल अपनी स्पीच में कहा मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं है, मगर क्योंकि आपके टीआरपी को लगता नहीं है तो आप नहीं दिखाया उसको। मैंने कहा था ना कल, मैंने कहा संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 1 के खिलाफ है, आर्टिकल 3 के खिलाफ है। मैंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था कि बगैर उस रियासत की असम्बली को पूछे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बाइफर्केशन की इजाज़त दे दी। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं नेहरू की बात कर रहा हूँ, मैं सरदार पटेल की बात कर रहा हूँ, मैं अयंगार की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात तो मैंने कहा कि मुझे मतलब ही नहीं है उससे। मगर इसके बावजूद भी जो दरबारी किस्म के ग़ुलाम हैं, जिनको लगता है कि ओवैसी को गाली देने से मोदी के गुड बुक्स में उनका नाम आ जाएगा तो मुबारक हो और दीजिए। देखिए, ये मेरा आर्गुमेंट क्या है जो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, ये संविधान के खिलाफ है। क्या आपने रियासत जम्मू कश्मीर की असम्बली से पूछा? नहीं पूछा। क्या आपको इख्तियार है? आर्टिकल 3 में नहीं है। और हमने एक एग्रीमेंट का वायलेशन किया है, उस एग्रीमेंट का जिस पर सरदार पटेल के, नेहरू के, अयंगार के दस्तखत हैं। ये ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है। अगर मैं इन मुद्दों को उठाता हूँ, और मैंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स है, 2016 का और 17, जिसमें एक बेहतरीन जजमेंट है जस्टिस रोहिंटन नरीमन का, पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि टेम्पररी मेजर नहीं है, परमानेंट है। अब बार बार अगर इसके बावजूद भी अगर आप मुझे एंटी नेशनल कहना चाह रहे हैं तो भाई मैं तो आपको मिठाई खिलाऊंगा, हैदराबाद की सबसे बेहतरीन बर्फ़ी खिलाऊंगा और वह शुक्रिया।
मगर ये मुल्क में जो माहौल बन चुका है कि जो मोदी के खिलाफ जाएगा उसको एंटी नेशनल बोल देंगे, जो इनके गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों पर सवाल उठाएगा उसका अनकॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, तो आप कहेंगे ये किसी और का एजेंडा कर रहा है। कोई फिक्र की बात नहीं है, मेरी चमड़ी मोटी हो चुकी है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हिंदुस्तान से मतलब है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब जो लोग खुद एंटी नेशनल है, मुझे एंटी नेशनल कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं। नहीं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।